इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार विपिन शर्मा जुड़ गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी विकसित देश ने या फिर किसी भी G7 देश ने इतना बड़ा आरोप इंडिया पर नहीं लगाया है, इसलिए बड़ा सवाल है और अपने पार्लियामेंट में इस तरह की बड़ी बात कहना इज नॉट एक्सेप्टेबल। Absolutely, I agree with you totally that this is unacceptable और बहुत ही शर्मनाक बात है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान के संदर्भ में बात करें तो इस समय पूरा विश्व हिंदुस्तान का लोहा मान रहा है और खासतौर पे जो हमने बहुत सफल G20 का आयोजन करा हिंदुस्तान में, तो उसने बहुत ही अभूतपूर्व मिसाल कायम करी, एक ऐसी नजीर पेश करी जिससे बाकी मुल्क विश्व के बहुत वर्षों तक प्रेरणा लेंगे। तो ऐसा प्रतीत होता है, बहुत विश्वास जिम्मेदारी से एक बात बोलूंगा, ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ देशों को मिर्चें लग रही हैं, वो नहीं चाहते कि यहां पर हिंदुस्तान आगे बढ़े और ये भूल जाते हैं कि यहां पर हिंदुस्तान जाना जाता है अमन शांति के लिए। वो अलग बात है कि वो लोग ये दर्शाना चाहते हैं अंतर्राष्ट्रीय पटल पर, वैश्विक पटल पर, कि यहां पर हमारे यहां पर लोकतंत्र खतरे में है, एक फैशन सा बन गया है, डेमोक्रेसी इज अंडर अटैक। तो ये बातें अब किसी के गले नहीं उतरेगी और यहां पर ये गंगा जमुनी तहजीब वाला हिंदुस्तान है। पहले भी जब किसान आंदोलन हुआ था, किसान हमारे देश का अन्नदाता है और हम उसको नमन करते हैं, सलाम करते हैं। और यहां पर जो दूसरों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं, पहले उनको अपने अंदर खाने देखना चाहिए कि वहां पर क्या हाल हो रखा है। आप चाहे अल्पसंख्यकों की बात करें, वहां पर जो ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल थी कनाडा में, किसी से छुपी है क्या? तो यहां पर ऐसी तमाम बातें हैं कि जो यहां पर कनाडा को हक नहीं बनता। हमने देखा कि पॉप स्टार रिहाना या मियां खलीफा या बाकी लोग जो हस्तक्षेप कर रहे थे, एक टूल किट आ गया था। तो ये बातें मुझे लगता है कि अब हमें खास तौर पे दो फैक्टर्स जो है, विदेशी मीडिया और विदेशी ताकतें, कुछ ऐसी विदेशी ताकतें नहीं चाहती कि हिंदुस्तान आगे बढ़े। और यहां पर अगर हम बात करें कि योगदान सबका है, हम लोग अमन शांति और सौहार्द का माहौल चाहते हैं हिंदुस्तान, और विश्व गुरु बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान को, आत्मनिर्भर। और सबसे बड़ी बात है कि ये एक धारणा सी है कि यहां पर हम सरकार की नीतियों को तो श्रेय देते हैं, लेकिन श्रेय पूरे देशवासियों को जाता है। तो यहां पर अब मुझे लगता है कि बहुत अच्छा जवाब हमने कनाडा को दिया है और जिसका पूरा संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि आप हिंदुस्तान को हल्के में नहीं ले सकते। और वो ये पुराना वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये नया हिंदुस्तान है, नया भारत है। और आगे मेरा सवाल है सर कि कनाडा लगातार ये चाहता है कि जो अमेरिका है और उसके जो साथी देश हैं, वो ये चाह रहा है कि वो लोग भी इंडिया पर एक कड़ा रुख अपनाए, लेकिन यहां पर ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है क्योंकि तमाम जो बाकी देश हैं वो जानते हैं कि इंडिया उनके लिए चाइना का एक जवाब है। निश्चित बात है, देखिए बिल्कुल मुद्दा ही वही है, क्योंकि यहाँ पर मैंने बोला कि जैसे हम चीन के संदर्भ में जब बात करते हैं कि ये 1962 वाला हिंदुस्तान नहीं है, ये 2020-2023 वाला हिंदुस्तान है और मुंह तोड़ जवाब देना जानता है अपने दुश्मनों का। और देखिए, कहने को बोलते हैं कि हम पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 1 है, सही मायने में दुश्मन नंबर 1 चीन है। और यहाँ पर कोरोना काल में भी हमने देखा कि ये हमारा जो दुश्मन नंबर 1 है, ये बाज आने का नाम नहीं लिया इसने, और यहां पर अतिक्रमण करने की कोशिश करी LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर। और ये भूल गए कि ये नई हिंदुस्तानी सेना है और यहां पर जोश हमारा 7वें आसमान पर है। हमने पूरी अपनी कमर कसी हुई है और हमने खदेड़ दिया इन चीनियों के पीछे। कोरोना काल में आपके दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि थोड़े समय के लिए हमारी फौज, जिसपे हमें नाज है, गर्व है कि वो हमेशा 24 घंटे 365 दिन मुस्तैद रहती है, लेकिन थोड़े समय के लिए जो गश्त है, ज्वाइंट पेट्रोलिंग जिसको बोलते हैं, जो ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस और भारतीय सेना लगाती है, उसको थोड़े समय के लिए स्थगित करा गया। लेकिन ये चीनी वहां पर भी बाज नहीं आए, इन्होंने अतिक्रमण की कोशिश करी। वो अलग बात है कि हमने चीनियों को इन्हीं की भाषा में जवाब दिया, खदेड़ दिया इनको पीछे। तो यहां पर मुझे लगता है कि अब ये, क्योंकि हिंदुस्तान का लोहा पूरा विश्व जान रहा है और ये पुराना वाला अमेरिका भी नहीं रहा, क्योंकि हमारी कूटनीति में भी बदलाव आया है। और सबसे बड़ी बात है कि पहले क्या होता था कि अमेरिका के जब राष्ट्रपति हिंदुस्तान की तरफ रुख करते थे या उनके साथ कुछ वार्ता करते थे, उसके बाद पाकिस्तान के वजीर आजम के साथ वार्ता करते थे, तो बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती थी। तो यहाँ पर उनकी डिप्लोमेसी ऐसी थी। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब यहाँ पर अमेरिका, यूएस नीड्स इंडिया मोर देन इंडिया नीड्स यूएस। तो मुझे लगता है अपने आप में इसके मायने बहुत हैं। और यहाँ पर वो दौर निकल गया कि जब
यहाँ पर अब कनाडा की या बाकी मुल्कों की चलेगी। अब G20 की मेजबानी के बाद खासतौर पे दुनिया ने ये जाना है कि कैसे ये हमने वर्ल्ड लीडरशिप समिट का आयोजन करा और कैसे एक जो कंसेंसस, सबसे बड़ी बात है कंसेंसस बनकर उभरा। और हमने जब प्रधानमंत्री अपने दौरे पे गए थे इस वर्ष अमेरिका के, तो वहां पर जो स्टैंडिंग ओवेशन मिला, देखिए आलोचना करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। विपक्ष को मुकम्मल तरीके से अपनी आवाज उठानी चाहिए, सरकार की खामियां उजागर करनी चाहिए, वो बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन यहां पर एक बात भूलनी नहीं चाहिए कि क्या जो स्टैंडिंग ओवेशन अमेरिका में मिला, विदेशी भूमि में जाके मिला, वो किस बात के लिए मिला? एक नेतृत्व के लिए, जो नेतृत्व कर रहे हैं इस समय प्रधानमंत्री। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने बहुत अच्छी बात बोली कि हमारा हिंदुस्तान किस चीज के लिए जाना जाता है, वुमेन लेड डेवलपमेंट। यहां पर कमान जो है महिलाओं ने संभाल रखी है, उनको हमने नेतृत्व करने का मौका दिया है। तो यही नए हिंदुस्तान की पहचान है। और यही मुझे लगता है कुछ मुल्कों के गले ये बात उतर नहीं रही, उनको मिर्चें लग रही है, और जिसका ये नतीजा है कि यहाँ पर ये हस्तक्षेप करने की कोशिश करते हैं या ये ऐसा माहौल बनाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर अमन शांति नहीं है या कुछ एक समाज का तबका महफूज नहीं है, सुरक्षित नहीं है। वो ये भूल जाते हैं कि अगर हम चीन की बात करें, वहां अल्पसंख्यकों का क्या हाल है, किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? तो फिलहाल संपर्क टूट गया है, एक बार दोबारा जुड़ने की कोशिश करेंगे। आपको सुनवाते हैं कि जब भारत ने यहां पर कड़ा रुख अपनाया तब जस्टिन ट्रूडो ने किस तरह पलटी मारी। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि भारत इस पूरे मैटर को बहुत सीरियसली ले, और उन्होंने ये भी कहा कि हम किसी को प्रोवोक, उकसाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि भारत इसे सीरियस तरीके से देखे। और आगे उन्होंने ये भी कहा कि हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ काम भी करना चाहते हैं। सुनवाते हैं जस्टिन ट्रूडो ने क्या कहा। India has denied the allegation and expelled a Canadian diplomat. What's your reaction to that, and how confident are you in our intelligence with this denial? As I've said, India, the government of India, needs to take this matter with the utmost seriousness. We are doing that. We are not looking to provoke or escalate. We are simply laying out the facts as we understand them, and we want to work with the government of India to lay everything clear and to ensure that there is proper process. One of the things that is so important today is that India and the government of India takes seriously this matter. It is extremely serious, and it has far-reaching consequences in international law and otherwise. For Canada, as I said yesterday, we're going to remain calm. We're going to remain grounded in our democratic principles and values. We're going to follow the evidence and make sure that the work is done to hold people to account. Why did you go public with this now? Over the course of the summer, we have been working closely with our intelligence agencies who are moving forward in their analysis. We wanted to make sure that we had solid grounding in understanding what was going on in analysis and indeed in facts. We wanted to make sure we were taking the time to talk with our allies, to share what we knew. We wanted to make sure that we fully shared with the government of India the seriousness and the depths of our preoccupations and indeed conclusions. But Canadians have a right to know and need to know when things are going on like this, and that's why we made the decision to do this. तो विपिन शर्मा हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। सर, हमने जनता को यहाँ पर जस्टिन ट्रूडो की वो पलटी मारने वाले बयान जो है वो सुनवाया। उसमें साफ तौर पर वो कह रहे हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसको ये मैटर को सीरियसली लेना चाहिए। और आखिरी में उन्होंने ये कहा कि कनाडा के लोगों को पता होना चाहिए कि क्या सच है क्या झूठ। पर मुझे ऐसा लगता है कि जो उन्होंने बयान दिया कि उससे पहले उनके पास सबूत होने चाहिए, और विदेशी मीडिया भी लगातार ये छाप रही है कि या तो आप सबूत दीजिए या तो आप सार्वजनिक तौर पर ये कहिए कि आप इसको बताने में समर्थ नहीं है। क्योंकि अपने पार्लियामेंट में इस तरह की बड़ी बात कहना ये थोड़ा बड़ा मैटर हो जाता है, और तमाम जो विदेशी मीडिया है वो भारत की तरफ देख रही है। देखिए, इसका जीता जागता सबूत है किसान आंदोलन, कि जब किसानों का आंदोलन चल रहा था और वहां पर भी यहाँ पर जो जस्टिन ट्रूडो बयानबाजी कर रहे थे, बयानवीर बने हुए थे, तो अपने आप में उसके मायने समझ आ रहे थे एक आम आदमी को, और कि कौन आग में घी डालने का काम कर रहा है। तो मुझे लगता है उनकी कुछ मजबूरी है और कुछ कंपल्शन है कि जिसके कारण वो ऐसी बात बोल रहे हैं। कि ये बताना नहीं चाहिए कि जो अगर विश्व के इतने बड़े नेता और कनाडा के प्रधानमंत्री अगर ऐसी बातें बोल रहे हैं, उसके पीछे क्या उनकी मंशा हो सकती है, तो ये जग जाहिर है। इसको कोई रॉकेट साइंस नहीं है। मीडिया ने और अखबार ने भी आज सुबह सर ये छापा कि वो खालिस्तानी के हाथों में जो है जस्टिन ट्रूडो खेल रहे हैं।
निश्चित बात है। और देखिए अब वो दौर निकल गया निहारिका जी कि जब लोगों को समझ नहीं आता था कि यहाँ पर, क्योंकि आतंक के खिलाफ जो भी ऐसी बातें करता है कि उसके खिलाफ यहाँ पर सब लोगों ने ठान रखा है और पूरा विश्व एक साथ खड़ा है, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने बात बोली कि इसका कठोर शब्दों में इसकी निंदा करनी चाहिए, अमेरिका को गुहार लगाई और यूनाइटेड किंगडम को, ऑस्ट्रेलिया को, न्यूजीलैंड को, वो भले ही उन्होंने एक कंसर्न शो करा, चिंता जाहिर करी कनाडा के कहने पर, लेकिन उन्होंने कोई ऐसी जॉइंट डिक्लेरेशन नहीं दी जिससे साफ प्रतीत होता है कि कोई कनाडा के साथ नहीं खड़ा हुआ। और यहां पर हमारी जो विदेशी कूटनीति है उसमें बहुत बदलाव आया है और यही बात है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है कि आप बदलाव लाएंगे अपनी रणनीति में, चाहे चुनावों में जो लोकतंत्र का महापर्व होता है या विदेशी कूटनीति में, तो उससे बहुत फर्क पड़ता है, असर पड़ता है। तो ये समय है कि हम लोग, क्योंकि डायलॉग और डिस्कशन चलनी चाहिए, संवाद की प्रक्रिया। अगर हम चीनियों के संदर्भ में बात करें तो उनके साथ भी भली भांति हम जानते हैं कि चीन कभी बाज नहीं आने वाला, लेकिन हमने संवाद की प्रक्रिया, संवाद के रास्ते, दरवाजे हमेशा खोल रखे हैं और डिप्लोमेटिक लेवल पर, मिलिट्री लेवल पर, कॉर्पोरेट कमांडर लेवल पर उनके साथ वार्ता चलती रही। वो अलग बात है कि ये चीनिया फिर यू टर्न ले लेते हैं अपने स्टैंड से और जो एक को करना चाहिए उस पे वो अमल नहीं करते। विपिन जी, अगर ये पाकिस्तान की बात होती तो हम आमने सामने होते यहाँ पर, लेकिन ये कनाडा की बात है जो नाटो का सदस्य है और वहां पर भारतीय मूल के बहुत ज्यादा लोग रहते हैं। तो अगर ये विवाद बढ़ता है तो कनाडा और इंडिया पर क्या असर पड़ेगा? नहीं, मुझे लगता नहीं है ऐसा ये बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे जितने सलाहकार हैं और जो वहां पर इंडियन डायस्पोरा है, तो मुझे लगता है कि वो बहुत सुलझे हुए हैं और बहुत अच्छे तरीके से, कि यहाँ पर भी जो हमारा मंत्रालय है विदेशी, तो वो अच्छे तरीके से इसका समस्या का कुछ समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अभी एक चुनौती बनी हुई है सामने की, जिस तरह से बाकी मुल्कों को एक साथ जुटाने की कोशिश कर रहा है कनाडा, और ये दर्शाने की एक चेष्टा है, उनका प्रयास है कि यहाँ पर हिंदुस्तान ने ये एक सोची समझी साजिश के तहत ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट है उसको माने, और तो ये मुझे लगता है ये अभी इसके ऊपर से बिल्कुल पर्दा उठ जाएगा और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सर, मैं आपके लिए न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट पढ़ रही हूं जो मुझे हजम नहीं हुई, क्योंकि जो उन्होंने लिखा वो आपको भी नहीं होगी, लेकिन मैं फिर भी चाहूंगी कि आप टिप्पणी कर दें उस पर। अगर निज्जर की हत्या के पीछे भारत का हाथ निकलता है तो ये भारतीय सुरक्षा एजेंसियों के लिए शर्मनाक स्थिति होगी। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ पर पहले भी दूसरे देशों में जाकर हत्या करने के साजिश के आरोप लगते रहे। देखिए, बहुत ही ये गंभीर बात है, क्योंकि मैंने सबसे पहले जब आज ये चर्चा शुरू करी, जब मैंने अपने विचार रखे, तो मैंने जिक्र करा विदेशी मीडिया का, क्योंकि हमें अगर सतर्क रहना है वो विदेशी मीडिया से रहना है, क्योंकि यहाँ पर वो अपना एजेंडा चलाते हैं, प्रोपेगेंडा चलाते हैं, फेक नैरेटिव देते हैं। यहाँ पर पत्रकारों को, मीडिया का दायित्व बनता है कि जब आप कुछ जानकारी दें या उस पर एनालिसिस करें, आकलन करें, तो बहुत जिम्मेदारी से करें यहाँ पर, और यहाँ पर कि आप अलग अलग बातें करें, आप लड़ाने का काम करें। ये कोई आईपीएल मैच तो है नहीं कि विभाजन करेंगे हम लोग, बहुत हमने विभाजन देख लिए, बहुत दंगे फसाद देख लिए। अब हमने यहाँ पर ठान रखा है, एक संकल्प ले रखा है कि हमने हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाना है। 5वें स्थान पर हम आ गए हैं अर्थव्यवस्था के संदर्भ में, और यहाँ पर अपने विदेशी दौरे में प्रधानमंत्री मोदी ने भी बोला, एक साफ संदेश दे दिया कि हम लोग आने वाले वक्त में 3रे स्थान पर आएंगे अर्थव्यवस्था में। और ये बात मुझे लगता है कि यहाँ पर ये किसी को एक स्वीकार नहीं हो रही, उनको ये गले नहीं उतर रही उनके, तो जिसके कारण ये ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। और मुझे लगता है कि एक आम आदमी आज का हिंदुस्तान का, हमारे देशवासी तो बिल्कुल एक जागरूक है, इस समय जन चेतना आई हुई है, लेकिन पूरे विश्व के जो लोग हैं वो अब बिल्कुल समझ गए हैं यहाँ पर कि प्रोपेगेंडा क्या होता है और सही खबर क्या होती है। तो यहाँ पर हिंदुस्तान का लोहा भी माना जा रहा है, और यहाँ पर ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर हमारे जो डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट, सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर्स ने कैसे धूम मचाई है पिछले कुछ दशकों में, और कैसे वहां की अर्थव्यवस्था में उनका योगदान रहा है। तो ये मुझे लगता है कि ये एक बिल्कुल बहुत ही गलत, बहुत ही गैर जिम्मेदारी से दिया हुआ उनका बयान है, और जो ये ऐसी प्रचलित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ऑल इज नॉट वेल, या हिंदुस्तान एजेंसीज इस
हत्या के पीछे है, तो मुझे लगता है इसकी जांच भी होनी चाहिए और इसके खिलाफ हिंदुस्तान ने बहुत अच्छा एक कड़ा रुख अपना लिया है और उन्हीं की भाषा में, कनाडा की भाषा में उनको जवाब दिया है और ये पूरे विश्व में एक अच्छा संदेश जाएगा। विपिन जी, जब वो यहाँ आए थे अभी G20 के लिए, तब भी यहाँ पर जो द्विपक्षीय वार्ता है वो उनकी पीएम मोदी के साथ नहीं हुई थी और तभी से लगातार विदेशी मीडिया इसके पीछे पड़ा हुआ था कि वार्ता क्यों नहीं हुई। और जब वो यहाँ से गए तो जो फ्री ट्रेड मूवमेंट है उसको लेकर जो समझौते होने वाले थे उस पर बातचीत जो है वो बिल्कुल कगार पर आ गई थी, लेकिन जैसे ही वो वापस गए उन्होंने इसके लिए मना कर दिया। तो इस पर भी सवाल उठते हैं कि क्या तभी से उनके मन में कुछ चल रहा था और वो तभी से चाहते थे? अगर ऐसा था तो वो यहाँ G20 में शामिल होने आए और उसके बाद यहाँ पर मुस्कुराते नजर आए। लेकिन हालांकि मीडिया ने कई जगह ये भी लिखा कि जब यहाँ पर पहुंचे तो ऐसा लग रहा था कि उनको कुछ दिक्कत है, वो ठीक से चल फिर नहीं रहे थे, बातचीत नहीं कर रहे थे किसी से और उसके बाद द्विपक्षीय वार्ता भी नहीं हुई। तो क्या उनके मन में ये तमाम जो चीजें हैं वो पहले से चल रही थी? देखिए, बॉडी लैंग्वेज के अपने मायने होते हैं। जब दो नेता आपस में मिलते हैं, उनकी गर्मजोशी, उनकी केमिस्ट्री, उससे बहुत कुछ, जैसे कहा जाता है एक पिक्चर स्पीक्स 1,000 वर्ड्स एंड अ पिक्चर सेज इट ऑल। उसी तरह से आपस में जब दो विश्व के नेता, बड़े विश्व के नेता मिलते हैं तो वहां पर उनकी बॉडी लैंग्वेज से पत्रकार भी समझते हैं, एक आम आदमी को भी बहुत कुछ समझ आ जाता है। तो यहाँ पर जब से वो आए हिंदुस्तान तो वो कुछ एक अच्छा उनकी बॉडी लैंग्वेज नहीं थी, तो जिसका बिल्कुल, और टाइमिंग की बात है, देखिए अचानक ये हिंदुस्तान पे कि हमारी हिंदुस्तानी एजेंसियां उस हत्या के पीछे हैं, तो ये मुझे लगता है कि ये एक कुछ रणनीति है उनकी और कुछ इसके पीछे कुछ साजिश हो सकती है और जो ये चाहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय पटल पे हिंदुस्तान की छवि धूमिल हो और उसके पीछे किस और मुल्क का हाथ है, क्योंकि ये भी आप इस बात को नकार नहीं सकते कि यहाँ पर जो इस समय वर्तमान के दौर में पूरे विश्व में जो हो रहा है इस समय, और प्रॉक्सी वॉर हुआ था, पहले कोल्ड वॉर का दौर था, तो उसके बाद एक प्रॉक्सी वॉर अलग होता है कि यहाँ पर, क्योंकि कई बारी ये देखा गया है कि चीन जो चाहता है वो बाकी मुल्कों को लगा देता है हमारे पीछे। तो ये बातें हैं कि ये चीजें, अब मुझे लगता है कि पर्दा उठ चुका है इन सब चीजों से और एक आम आदमी बहुत समझदार है, बुद्धिजीव है और वो समझता है सही कि कौन क्या चाहता है इस समय, किसका क्या एजेंडा है, कौन फेक नैरेटिव स्प्रेड कर रहा है, कौन व्हाट्सएप के माध्यम से दुष्प्रचार कर रहा है। तो अब वही बात है कि हमारे जो आईटी कानूनों में भी संशोधन हुए हैं, उसके पीछे भी यही था। जब टूल किट्स आए थे, हल्के में ले लिया जाता था, ट्विटर की बात करें या बाकी जो सोशल मीडिया की है, सोशल मीडिया के अपने फायदे हैं, लेकिन अगर उसका दुरुपयोग होगा तो उस पर लगाम भी लगेगी। ये हमने, हिंदुस्तान ने अच्छा एक संदेश दे दिया कि आप कायदे में रहोगे तो आपका फायदा रहेगा। विपिन जी, आखिरी मेरा सवाल है यहाँ पर कि अगर कोई देश, जैसा कि कनाडा ने किया है और हमने थोड़ा सा रुख अपनाए, लेकिन अगर ये विवाद आगे बढ़ता, हालांकि आपने कहा कि ये बढ़ नहीं पाएगा, लेकिन फिर भी एक बार मानते हैं कि अगर ये विवाद आगे बढ़ता है तो आगे कोई जो कंट्री है वो दूसरी कंट्री को इस तरह के बयान देने के लिए या फिर आगे किसी तरह रोकने के लिए क्या प्रोसेस अपनाएगी? देखिए, मैं अपनी बात पे बिल्कुल अटल हूं निहारिका जी कि ये नया हिंदुस्तान है और यहाँ पर हम लोग बिल्कुल सक्षम है कि हमारी जो कूटनीति है या हमारे विदेशी सलाहकार हैं, जितने एडवाइजर इंडियन डायस्पोरा है, तो मिलजुल कर इस चुनौती से निपटेंगे, एक समस्या का समाधान निकालेंगे और बहुत जल्दी उसका समाधान निकल जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पर, क्योंकि जो इस समय पूरा विश्व समूह हमारे साथ जुड़ा हुआ है और मैं उस पर एक जरूर बोलना चाहता हूं, दर्शकों तक ये बात पहुंचे। बियारिट्ज में जब G7 की समिट थी और हिंदुस्तान को न्योता दिया गया था, वहां पर पूर्व जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने कोशिश करी थी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मामले में हस्तक्षेप करें, तो वहां पर विश्व के सबसे ताकतवर नेता को हिंदुस्तान ने बिल्कुल साफ अल्फाजों में संदेश दे दिया था कि ये हिंदुस्तान और पाकिस्तान का जो मुद्दा है वो द्विपक्षीय मुद्दा है, बायलैटरल मुद्दा है, उसमें किसी तीसरे का हस्तक्षेप हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगी। तो यही बात है कि यहाँ पर हम लोग सक्षम है और यहाँ पर अगर कनाडा ऐसी कोशिश करेगा तो हम उनके मंसूबों पर पानी फेर देंगे। ठीक है विपिन जी, पहले भी भारत कई बार कह चुका है कि जो कनाडा की जो जमीन है वो भारत विरोधी चीजों को करने के लिए अपनाई जा रही है और तमाम ऐसी चीजें जो भारत है वो कई बार कह चुका है और जो इन चीजों की शुरुआत जो है 1980 से ही हो चुकी थी और जहां पर खालिस्तानी जो है लंबे समय से यहाँ पर बने हुए, इसको लेकर भारत हमेशा से कड़ा रुख अपनाए हुए, चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो या इससे पहले मनमोहन सिंह हो, तमाम जो लोग हैं वो इसको लेकर कड़ा रुख अपनाते रहे हैं। आगे देखने वाली बात होगी कि ये कोई सबूत पेश कर पाते या फिर इंडिया जो है वो इसी तरह छोटी मोटी बातों से ही टैकल कर लेता है। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए, कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।